डेविल रिटर्न टू हाई स्कूल के पार्ट 9 में तुम सभी का स्वागत है होमी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बोल दूं, लाइक करो या ना करो, बट लाइक के नीचे ही तुम्हें एक हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ इस तरह का, उस पर क्लिक करे बिना मत जाना। बिकॉज लाइक से तुम्हारे भाई का फायदा नहीं होने वाला, आई मीन उससे भी होगा, बट हाइप से तुम्हारा भाई वहां पहुंच जाएगा जहां पर तुम लोग उसको पहुंचते हुए देखना चाहते हो। सो प्लीज अगर तुम वाकई में अपने भाई का भला होते हुए देखना चाहते हो तो प्लीज हाइप का ऑप्शन क्लिक कर देना। तो अब चलो चलकर मानवा स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि जो हिटमैन आया था गोल्डन सर्कल की तरफ से, युनसुंग ने उसी की मार ली। साले फेस से तो बड़ा बड़ा उछल रहा था कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसका एक हाथ तोड़ दूंगा। एंड में क्या हुआ, खुद ही हाथ तोड़वाकर भिड़ गया युनसुंग के हाथों। इवन युनसुंग ने उसको कुत्ता तक बना दिया, अपना ब्लैकमेल कर दिया साले को कि बेटा अगर तू मेरा कुत्ता नहीं बना, तेरी बहन है, तू कहाँ रहता है, क्या करता है, किससे मिलता है, सब मालूम है मुझे। जिसके बाद साले की भट गई थी और बन गया कुत्ता युनसुंग का। वहीं लास्ट में युनसुंग ने जायद से पता नहीं क्यों बट झूठे रूमर्स फैलवा दिए थे कि अब से सियोंगो और उसकी गैंग युनसुंग का साथ नहीं देंगे। और तो उसने ऐसा क्यों किया है देखते हैं, आज हमें पता लगता है या नहीं लगता। अभी के लिए हम आते चेंगसियोक के ऑफिस में, जहाँ पर उसकी सटक रही होती है भाई मेरा भाई मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी मेरा बाप उसको चेयरमैन भी बना देगा, तुम सारों कुछ करो। तभी उसका जो एक सबऑर्डिनेट होता है वो उसको थोड़ा मक्कल लगाने का ट्राई करता है कि अरे सर वो तो उनको बस अपॉर्चुनिटी मिल गई है और कुछ नहीं, बट आपके पास तो स्किल्स है भाई, एंड आपने कई बार इस कंपनी को प्रूफ किया है कि आप कितने स्किल्ड हो, एंड आपकी स्किल्स के सामने आपका भाई कहाँ टिक पाने वाला है। आई एम श्योर आप ही चेयरमैन बनेंगे। देखो ये बात चेंगसियोक को भी मालूम है कि भाई अगर स्किल्स के बेस पे इसके बाप को चेयरमैन सिलेक्ट करना होता तो भाई इसको कब का बना चुका होता, बट नहीं बनाया बिकॉज उसको चेयरमैन बनाना है अपने बड़े बेटे को, क्योंकि जो चेयरमैन गो है वो असल में ओल्ड फैशन टाइप के बंदे हैं, लाइक ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं वो, यानी परंपराओं को। और परंपरा क्या कहती है कि बड़ा बेटा छोटे बेटे से हमेशा आगे रहेगा, इसीलिए ये सबको बोलने लगता है भाई मेरा बाप ऐसा कुछ नहीं करने वाला। देन तभी उसके सबऑर्डिनेट उसको बताते कि भाई अगर आप अपनी वाइफ को मना ले तो शायद से बात बन सकती है, एंड इस बात से ये और ज्यादा चिढ़ जाता है बिकॉज इसको भी मालूम है बट वो ना मानने वाली। जो सुनने के इसके सबऑर्डिनेट अपने मन में बोलने लगते भाई इस बंदे ने चीट किया है तो एटलीस्ट ट्राई तो करे फिर से ट्रस्ट गेन करने का, बट ये साला तो कुछ कर ही नहीं रहा, यहाँ पर हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है कि साला बस सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए। अभी इस टाइम पर किसी का भी दिमाग दौड़ ही नहीं रहा होता कि भाई आखिर करा क्या जाए। तभी ये जो ओल्ड मैन है किम चियोल जिन, ये इंटरनल डायरेक्टर है कंपनी के, ये थोड़ा सा शार्प माइंड है, इनका दिमाग दौड़ता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कि साला एक वोमेनाइजर, एक इडियट, एक ए हो जो कि सारा खुद के हाथों से खाना तक नहीं खा सकता। वेल किसकी तारीफ हो रही है, गो चेंग की। ये बोल रहे होते हैं कि भाई उसके ऐसा होने की वजह से हमने तुझे फॉलो किया है, बट इस टाइम पर जो उसका बिहेवियर नजर आ रहा है भाई कोई तो है जो उसे पीछे से सपोर्ट कर रहा है। जो सुनते चेंग से थोड़ा और क्यूरियस होता है, बोलता भाई वो और बता मुझे। देन वो बताते हैं कि भाई किसी ने तेरा अफेयर को लीक कर दिया था, एंड उससे फायदा किसका हुआ, ऑफ कोर्स गो चेंग का। और तो उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर बनने से पहले से साइट पर काम करना शुरू कर दिया, वो बिना एक भी दिन को स्किप करे। इवन वो जो कॉन्क्रीट फॉर्मवर्क एक्सीडेंट था ना उसको भी उन्होंने काफी अच्छे तरीके से हैंडल करा कि चेयरमैन भी खुश हो गए। हो ना हो ये कोइंसिडेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये डेफिनेटली एक प्लान था, कोई तो है उसके पीछे, बस हमें पता नहीं है कि आखिर वो है कौन। चेंगसियोक आज कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, इसे कुछ भी हो जाए उसे ढूंढो, भले उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हमें कोचिंग के बेकर को ढूंढना ही होगा। जिसके बाद ये लोग चेंगसियोक के ऊपर बहुत ही कड़ी नजर रखना शुरू कर देते हैं, लाइक वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किसके साथ खा रहा है। चेंगसियोक इतना सब कुछ कर रहा होता है बट इसके बाद भी उसके हाथ तो कुछ नहीं लगता है। ये सब के सब उन लोगों पर शक बिठाना शुरू कर देते हैं जिनको ये लोग जानते हैं कि लाइक ये बंदा उसकी हेल्प कर सकता है, वो बंदा जरूर उसकी हेल्प कर सकता है। इसमें ये लोग कई लोगों का नाम लेते हैं बट चेंगसियोक सभी का मना कर देता है कि भाई ये लोग नहीं हो सकते। एक बंदा बोलता है कि सुंगसिंग कंस्ट्रक्शन का बेटा हो सकता है बिकॉज वो कोचिंग के काफी क्लोज है, बट चेंगसियोक उसका भी मना कर देता है कि भाई उसकी टर्म्स मेरे साथ काफी अच्छी चल रही है और वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मानना चाहेगा, इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है वो बंदा। बट तभी उसके एक सबऑर्डिनेट को कोचिंग के खर्चे का पता चल जाता है, लाइक उसने सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पर करा है, एंड उसने सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पर करा, ऑफ कोर्स च्योनिलाई पर। वो उसे बताता है कि वहाँ पर कोचिंग ने स्कॉलरशिप, जिम, स्विमिंग पूल इन सब में बहुत ज्यादा खर्चा करवाया है। बट अगेन अब चेंगसियोक क्या बोलने वाला है तुम सुनना। चेंगसियोक ने बोलता है अरे नहीं भाई ये उसकी पुरानी आदत है, वो बंदा हमेशा से लोगों की हेल्प करने में अपना पैसा उड़ाता रहता है। इवन एक बार तो उसने बाहर में काम करने वाली लड़की का कर्जा तक पटा दिया था जिस वजह से उसको बाप से डांट तक खानी पड़ी थी। देख रहे हो ऐसा है वो गोचेंग। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा चेयरमैन बनना कौन डिजर्व करता है, या हरामखोर या गोचेंग। भाई मेरी नजरों में तो गोचेंगे भाई, वो कैसा भी है बट दिल का अच्छा है। खैर तो च्योनिलाई पर ये लोग ज्यादा फोकस करते नहीं है, बट ये जो इंटरनल डायरेक्टर है इनका थोड़ा शक बैठ रहा होता है च्योनिलाई पर। इन तभी चेंगसियोक को भी किसी का अननोन नंबर से कॉल आ जाता है। पहले तो चेंगसियोक उसको काट देता है बिकॉज वो इस टाइम पर बिजी है, जिसके बाद वो अननोन पर्सन फिर उसको मैसेज करता है कि जिसे तू ढूंढ रहा है वो मैं हूँ कोचिंग का बेकर, एंड मुझे तुझसे प्राइवेट में कुछ बात करना है, क्या ऐसा हो पाएगा? वेल तो तुम लोग समझ गए होगा कि ये कौन है, अपना युनसुंग। बट वो इसको मैसेज क्यों कर रहा है? वेल क्यों कर रहा है उसके लिए हम आते कुछ देर पहले के सीन पर, जहाँ पर गोचेंग ने युनसुंग को किसी अननोन नंबर से कॉल लगाया होता है कि सारा कोई बंदा एक हफ्ते से मेरे पीछे कैमरा लेकर घूम रहा है, कोई तो है जो मुझे फॉलो कर रहा है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ बट हमें केयरफुल रहना होगा बिकॉज इससे सिर्फ मैं ही नहीं तू भी डेंजर में आ सकता है। और बात रही चेंगसियोक की, वो तुझसे जरूर कांटेक्ट करने का ट्राई करेगा। जिसने युनसुंग एक स्माइल कर
करते हुए बोलता है कि अच्छा मुन्ना, तो ये डर लग रहा है कि कहीं तेरा भाई मुझे तुझसे अच्छी डील ऑफर ना कर दे। जो सुनते ही गोचेंग के थोड़े से पसीने छूटते हैं, बोलता है हाँ भाई तुझे पता तो है यार मैं क्या सोच रहा हूँ। युनसोंग से बोलता है भाई तुम मुझ पे ट्रस्ट करता है ना, तो एक काम कर, मुझे गोचेंग का नंबर दे और एक फेक आईडी फोन। देखो फेक आईडी फोन इसलिए ताकि वो युनसोंग की डिटेल ना निकाल पाए। और तो अभी हमें उसी वक्त का एक और सीन दिखाया जाता है चेंगसोक और इंटरनल डायरेक्टर का, जहाँ पर चेंगसोक उनसे पूछ रहा होता है कि भाई आप बेकर को ढूंढ कर आखिर करोगे क्या उसके साथ। एंड ही सेज हमारे पास दो चॉइसेस हैं, जिसमें से पहला ये है कि देखा जाए तो उसने गोचेंग जैसे अंडरडॉग को सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, तो डेफिनेटली वो स्किल्ड तो होगा, तो हम उसे रिक्रूट कर लेंगे हमारी साइड पर, जिससे गोचेंग को तो एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। बट अगर वो हमें ज्वाइन नहीं करता है तो फिर हमें उसको रास्ते से हटाना होगा। और अभी जो इन्होंने चेंगसोक के सामने बोला है ना कि वो बंदे ने गोचेंग को एक अंडरडॉग से सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, तो वो बंदा स्किल्ड है। इस टाइम पर इस बंदे ने यह बोलकर खुद के पैर पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मारी है वो तुम्हें बस अभी पता चलेगा। अभी के लिए हम आते हैं प्रेजेंट पर, जहाँ पर युनसोंग के बोलने पर चेंगसोक थोड़ा बाहर आ गया होता है उससे प्राइवेट बात करने के लिए, और तो युनसोंग इस टाइम पर आवाज बदल कर बात कर रहा होता है, जो कि ये समझ जाता है। अभी युनसोंग ऐसा बोल रहा होता है हाँ तो भाई मैंने सुना तो मुझे ढूंढ रहा है, बताएगा क्यों। एंड ब्रो स्ट्रेट अप वो सीधा पॉइंट की बात करता है कि बेटा मैं तुझे रिक्रूट करना चाहता हूँ। देन वो उसके सामने भाई अपना पुराना रोना गाना शुरू कर देता है कि मेरा भाई बस एक स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है भाई, मैं एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से, मैंने ये किया है मैंने वो किया, और भाई वो बस औरतों में लगा पड़ा था। अगर चेयरमैन की पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा कोई स्टेबल है वो बस मैं हूँ। मेरा बाप भी किसी ऐसे कोई अपॉइंट करेगा जो कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करे। अच्छा तुझे कैसे पता ये बात? बिकॉज कंपनी की प्रोग्रेस हमेशा ऐसे ही होती है। मेरा बाप भी किसी ऐसे बंदे को ही कंपनी देगा जो कि मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हो। इसीलिए गोचेंग का चेयरमैन बनना तो बेटा इम्पॉसिबल है, एंड ये बात तू भी जानता है, इसीलिए तूने सबसे पहले मुझे कॉल किया। तब युनसोंग से बोलता अच्छा ऐसी बात तो भाई मेरी एक कंडीशन है। इसे हाँ बता ना भाई बता, मैं तेरा हर डिजायर पूरे करूंगा। युनसोंग से मुझे तेरी मम्मी चाहिए। युनसोंग क्या बोलता है इसे वो अभी हमें पता चलेगा। अभी ये युनसोंग से बात करने का खुशी खुशी अंदर आता है कि भाई मुझे कोचिंग के बेकर का कॉल आया था, उसने ज्यादा कुछ तो मुझसे नहीं मांगा है, बट उसकी एक कंडीशन है कि उसे इंटरनल डायरेक्टर की पोजीशन चाहिए। एंड इस टाइम का इंटरनल डायरेक्टर कौन है? ये बंदा, तो ऑफ कोर्स इसकी जलेगी, ये खुद को बचाएगा। अब ये सुनने का ये शौक है क्या है इंटरनल डायरेक्टर? भाई तू तो उसको ढंग से जानता तक नहीं है कि वो कौन है, तो उसको ऐसी इंपोर्टेंट पोजीशन कैसे दे सकता है? मुझे लगता है कि तुझे एक बार फिर से सोचना चाहिए। सुनने का चेंगसोक पट पड़ता है कि अबे चल साला तुम्हें ये कहने का राइट आखिर दिया तो दिया किसने? तुम साले तब का मरा रहे थे जब वो बंदा कोचिंग को इतना सब कुछ बनाने में लगा हुआ था। मैं तो बस एक ऐसे बंदे को लेकर आ रहा हूँ जो कॉम्पिट के लिए सबसे बेस्ट है। और बात रहे इंटरनल डायरेक्टर की पोजीशन की, तो वह साले आखिर रखती क्या है मायने मेरे लिए? तुम पेड़ों को मत देखो, तुम देखो जंगल कितना बड़ा हुए जा रहा है। यानी कि ये बोल रहा है 10-10 के नोट मत देखो, हजारों के देखो। बिकॉज चेंगसोक को मालूम है कि जिस बंदे ने उसके भाई को इतना सब कुछ बना दिया है वो उसको चेयरमैन जरूर बना देगा। और रही बात इस बुड्ढे ओल्ड मैन की, तो ये साला अब तक कर क्या पाया है? और अभी चेंगसोक के सामने ये खुद की थोड़ा और बचाने की ट्राई करता है कि भाई म्यूजिक कंस्ट्रक्शन एक लॉन्ग स्टेबलाइज कंपनी है, तो उसके अंदर जो कोई भी एग्जीक्यूटिव पोजीशन को रिजर्व करता है तो अंदर कोई ऐसा होना चाहिए जिसने एटलीस्ट इस कंपनी को अपने 20 साल तो दिए ही हो। और अगर 20 साल नहीं तो एटलीस्ट वो इतना तो दिखाई दे कि वो इस कंपनी के लिए लॉयल है। भाई तुम्हें पता है चेंगसोक को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बुड्ढे को वहीं रोक देता है। वो उन्हें बोलता है साले ट्रेडिशन की परवाह कैसे है, बस एक बार मैं चेयरमैन बन गया मैं सब कुछ चेंज करके रख दूंगा। तेरे क्या है ये ट्रेडिशन वेडिशन? अभी के लिए तुम बस इतना जान लो कि जब मैं चेयरमैन बन जाऊंगा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस रूम के अंदर जो कोई भी बैठा हुआ उसको प्रॉपर कंपनसेशन मिलेगा। इनडायरेक्ट वो कह रहा है कि तुम सबकी नौकरी खत्म है। एंड मार दी ना बुड्ढे ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी। अभी के लिए चेंगसोक वो मीटिंग को वहीं पर खत्म करके वहां से चला जाता है। एंड इस टाइम पर इस बुड्ढे को समझ में आया था कि भाई ये बंदा चेयरमैन की पोजीशन के लिए कभी ठीक था ही नहीं। वो तो अगर ये प्रेसिडेंट का बिट्टा ना होता तो ये तो इसको मूवी नहीं लगाता। आगे हमें इनके थ्रू ये पता लगता है कि ये चेंगसोक को फॉलो कर रहे थे बिकॉज चेंगसोक गोचेंग से कम इविल लगता था, बट अब इन्हें समझ में आ गया कि चेंगसोक गोचेंग से ज्यादा इविल है। और तो अभी तक गोचेंग जो कुछ भी करता आ रहा है वो बहुत सही कर रहा है। और अगर चेंगसोक प्रेसिडेंट बन गया तो फिर ट्रेडिशन को वो पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और तो जिस जगह पर ट्रेडिशन नहीं होता है वो जगह बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी इनको समझ में आ गया कि चेंगसोक एक अच्छा बंदा नहीं है चेयरमैन बनने के लिए, इसलिए ये उसके बाप से बात करने के लिए जाते हैं कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा उनसे मिलकर। बट तभी उन्हें भी एक अननोन नंबर से कॉल आ जाता है। एंड वो किसका? ऑफ कोर्स युनसोंग का। वो कॉल उठाते हैं युनसोंग से बोलता है हाँ तो भाई कैसा लग रहा है चेंगसोक का डिसीजन सुनकर, पसंद आया आपको? आज साले तू है कौन, तू मुझे मोक करने का ट्राई कर रहा है क्या? अभी युनसोंग अरे नहीं भाई मैं नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो डायरेक्टर बनने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तो बस आपको ये दिखाना चाहता था कि चेंगसोक और गोचेंग में कितना डिफरेंस है। इससे अच्छा तो तूने एक्सपेक्ट किया था कि मैं इस पे बिलीव करूंगा। आगे युनसोंग ने बोलता है कि भाई म्यूजिक कंस्ट्रक्शन एक लॉन्ग ट्रेडिशन कंपनी है, यानी कि वहाँ पर कोई भी बंदे को पोजीशन देने से पहले ये देखते कि वो बंदा वर्दी है या नहीं। वहीं दूसरी कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन कुछ नहीं है, कोई भी ले सकता है। वेल ये इसने सच करा, कोई भी ले सकता है और कैसे भी ले सकता है। आगे युनसोंग ने बोलता है कि भाई जो बंदा चेयरमैन की विल और म्यूजिक कंस्ट्रक्शन के फ्यूचर को समझता है उसे डायरेक्टर की पोजीशन
सिचुएशन को ऐसे ही लाइटली नहीं लेना चाहिए। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि चेंग सियोक ने जो करा वो सही नहीं था। ये इन्हें याद दिलाता है कि आपको भी एक्सट्रीमली प्राउड हुआ होगा जब आप इंटरनल डायरेक्टर बने थे म्यूजियम कंस्ट्रक्शन के। He says, भाई तू सीधा पॉइंट की बात करेगा। युनसुंग सेज, मैं चाहता हूँ कि आप गो चेंग को असिस्ट करो, बिकॉज अब वो पहले जैसा नहीं रहा है। जो सुनकर ये उससे बोलते, भाई तू चाहता है कि मैं चेंग सियोक को बिट्रे करूं? अरे ना भाई ना, मैं बिट्रे करने को नहीं बोल रहा, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि मुझे आपके साथ काम करके कितनी खुशी होगी म्यूजियम कंस्ट्रक्शन में, जिसका फ्यूचर ब्राइट है। देखो गाइस, मुझे ये तो नहीं पता कि युनसुंग को इंटरनल डायरेक्टर का कैसे पता है। मे भी उसने अपनी पुरानी लाइफ में देखा उसके बारे में, बट इस टाइम पर एक बात तो मानना पड़ेगी कि जिस तरीके से लोगों ने सिचुएशन को मैनिपुलेट करा है वो बहुत ही ज्यादा अलग था। लाइक इंटरनल डायरेक्टर वो शख्स थे जो युनसुंग के आगे काफी मुश्किलें पैदा कर सकते थे। तो युनसुंग ने क्या किया, चेंग सियोक को कॉल लगाकर ये बोला कि भैया मुझे इंटरनल डायरेक्टर बना दे, जिससे जो है चेंग सियोक इंटरनल डायरेक्टर का ही दुश्मन बन गया और उनकी नजरों में बुरा हो गया। और बस इसी वजह से इंटरनल डायरेक्टर को ना चाहते हुए भी युनसुंग का ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ा। और अब क्योंकि चेंग सियोक के आगे पीछे कोई भी नहीं है उसको ज्यादा समझाने के लिए, तो अब तो उसकी बहुत गंदी मरेगी। खैर, तो इसके बाद हम आते कुछ दिन बाद के सीन पर, जहाँ पर इस टाइम पर इंटरनल डायरेक्टर गो चेंग के साथ बैठे होते हैं। इससे समझ में आता है कि उनको युनसुंग को ऑफर एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लग गया, लाइक काफी सोचना पड़ गया उनको, बिकॉज ऐसे ही आप किसी की बातों में नहीं आ सकते हो। अभी हम देखते हैं कि इंटरनल डायरेक्टर जो है वो गो चेंग से इंटरनल डायरेक्टर की तरह ही बात कर रहे होते हैं, लाइक उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलकर, बट फिर वो जो उसको इंटरनल डायरेक्टर की तरह नहीं बल्कि उसके अंकल की तरह ट्रीट करते हैं, उसे गो चेंग बोलकर। वो अभी गो चेंग से पूछते हैं कि आखिर भाई तेरा बेकर है कौन, एंड गो चेंग मना कर देता है कि अंकल मैं नहीं बता सकता आपको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देन उसका अंकल उसको थोड़ी पुरानी बात याद दिलाता है कि भाई आई एम नॉट श्योर कि तुझे याद होगा, बट जब तू छोटा था तू अक्सर चेयरमैन के साथ फील्ड पर आया जाया करता था। गो चेंग भी लाइक, हाँ मैं ऐसा किया करता था क्या? हाँ तू करता था। आगे वो से बताते कि भाई उस टाइम पर ये कुछ ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था जितना अभी है, बिकॉज ये स्टार्ट हुआ था फैमिली से, यानी कि भाई छोटे परिवार से लेकर बड़े परिवार बनने तक की कहानी। वो से बोलते भाई तू 3 से 4 साल का होगा उस टाइम पर, जब तू अपने नन्हे हाथों से ईंट उठाकर हमारी हेल्प कर रहा था। उस टाइम पर मैं काफी डर गया था कि कहीं तू खुद को चोट ना पहुंचा ले, बट उस टाइम पर जो है तुझे इतना स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी अपने बाप के अंडर पला बड़ा हुआ देखकर मुझे काफी अच्छा लगा था। तो भी ऑनेस्ट मुझे तुझसे काफी एक्सपेक्टेशन थी, बट जैसे जैसे तू बड़ा होता गया तूने मुझे डिसअपॉइंट किया। हर बार मैं तेरे बाप की जगह स्कूल आया करता था ये देखने के लिए कि तूने अपने ही फ्रेंड्स को पीट दिया है। और तो उस टाइम पर म्यूजियम कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और तू बस औरतों के साथ लगा पड़ा था और मुसीबतें पैदा कर रहा था। एंड बस यही रीजन था कि मुझे लगा कि तू चेयरमैन की पोजीशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अगर कोई फैमिली का मेंबर चेयरमैन बनना डिजर्व करता है तो वो सिर्फ चेंग सियोक था। जो सुनकर ऑफ कोर्स गो चेंग को काफी बुरा लगता है, बट जो भी ये सच है। आगे उसके अंकल बोलते हैं कि भाई मैं एक डायरेक्टर होने के बाद भी इतना सब कुछ इसलिए सोच रहा हूँ बिकॉज जितना तेरे बाप ने इस म्यूजियम कंस्ट्रक्शन को दिया है ना उतना ही मैंने भी दिया है, एंड मैं इस कंपनी को किसी ऐसे बेवकूफ के हाथों में नहीं जाने दे सकता जो खुद के आगे पीछे ही ना देखे। हाँ मैंने ये काफी लेट नोटिस किया है कि तू बदल गया है, और तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसके पीछे किसका हाथ था, बट क्योंकि तू कंपनी को अच्छे रिजल्ट लाकर दे रहा है तो बस यही मैटर करता है मेरे लिए, और तेरे पीछे कौन है उसके तह तक मुझे जाना भी नहीं है। इन शॉर्ट मैनेजिंग डायरेक्टर गो चेंग बियो, म्यूजियम कंस्ट्रक्शन को आप जैसे लोगों की जरूरत है, एंड मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ काम करके। लो हो गया काम, अब मरेगी ना चेंग सियोक की चारों तरफ से। तो अब चेंग सियोक के साथ क्या होने वाला है वो तो मुझे नहीं पता, बट अभी के लिए हम फाइनली 10-15 चैप्टर बाद आ रहे हैं युनसुंग की दादी पे, और इस टाइम पर भी वो अपने रेस्टोरेंट में काम ही कर रही होती हैं बिकॉज उन्हें अपने पोते की ट्यूशन की फीस जो भरना है। बट तभी उन्हें रियल एस्टेट से किसी का कॉल आता है जो कि उन्हें बताता है कि आपने नोबलेस अपार्टमेंट का लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट जीता है, और अगर आप चाहें तो उसके प्रेराइट सेल बेच भी सकते हैं जिसकी आपको अच्छी कीमत मिलेगी, लाइक $5,000, जो कि इंडियन रुपीस में यही कुछ 4.5 लाख के करीब होते हैं। देन इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीधे युनसुंग के घर पर, जहाँ पर युनसुंग पहले तो उन्हें डांटता है कि भैया आप काम करने क्यों गई थी जबकि मैंने तो आपको पैसे दे रखे और तो आपकी पेंशन भी आती है, बट दादी उसे मना कर देती बिकॉज जो पैसे युनसुंग ने उन्हें दिए होते हैं वो स्कॉलरशिप के थे एंड वो उसे बर्बाद नहीं करना चाहती। आगे युनसुंग उनसे पूछता है दादी आज कुछ हुआ है क्या? दादी उसे वही बताती है कि आज सुबह से कई सारे कॉल आ गए और सब लोग यही कह रहे हैं कि अगर हम प्रे राइट्स को बेच देते हैं तो हमें अच्छी खासी कीमत मिलेगी। वही नरेटर वो हमें समझाते हैं कि लोग आखिर इतनी ज्यादा कीमत देने को तैयार क्यों होगा, वो भी सिर्फ एक अपार्टमेंट के लिए, लाइक कोई 4 लाख दे रहा है कोई 6 लाख दे रहा है, तो वो इसलिए बिकॉज ये जो अपार्टमेंट है ये काफी लग्जरी है और साथ ही इसकी जो लोकेशन है वो काफी प्राइम जगह पर है, जितनी वजह से जो इस अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट है वही 200 मिलियन वोन है, 1,29,00,000 के करीब। भाई इसमें अच्छा खासा बंगला तैयार कर दूंगा मैं, कौन रहेगा भाई अपार्टमेंट के अंदर। और बस यही रीजन है कि युनसुंग की दादी उससे बोल रही होती है कि भाई मैं इसके प्रे राइट्स को बेचना चाहती हूँ, बट युनसुंग जो है उन्हें मना कर देता है, जिसके बाद जो उसकी दादी बोलती है कि भाई उस अपार्टमेंट की सिर्फ डाउन पेमेंट ही 200 मिलियन वोन है तो भला हम उसे कैसे चुकाएंगे। देख तेरे वजह से उसके प्रे राइट्स तो हमें मिल गए तो उसके लिए तो ये ठीक, बट बेटा मुझे माफ कर देना बिकॉज अपन उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। वही हमें युनसुंग के थ्रू पता चलता है कि उसको गो चेंग ने एक अकाउंट देकर रखा जिसके अंदर पूरी डाउन पेमेंट रखी हुई है, बट वो उसकी दादी को इस बारे में नहीं बता सकता वरना वो 10 सवाल खड़े कर देंगी। इसीलिए फिर वो उनको थोड़ा सा बहाना देता है कि भाई हमें ना लोन ले लेंगे, और वैसे भी आजकल लोन चुकाना लोन लेना बहुत इजी हो गया है, और तो आपको पता ही है कि आपका जो होता है वो रियल एस्टेट का एक्सपर्ट है तो आप टेंशन मत लीजिए। जो सुनकर
सुनकर उसकी दादी को काफी खुशी मिलती है कि भाई मेरा पोता देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। युनसुंग भी लाइक अरे दादी अभी कहाँ, अभी तो आपको हेल्दी रहकर बहुत कुछ होते हुए देखना है। मैं बस चाहता हूँ कि आप पूरी जिंदगी आराम करें। ब्रो दिस ड्यूड इज बेटर देन डेनियल पार्क बिकॉज उस साले हरामखोर के पास इतने सारे पैसे आ चुके हैं अब तक, बट उस हरामखोर ने एक भी रुपया अपनी माँ को नहीं दिया, एक खर्चा तक नहीं किया है यार उसने। उसकी माँ आज भी वो कबाड़ा बेचकर ही काम चला रही है। खैर तो अभी बातों के बीच में युनसुंग को जो है उसके छोटे भाई की ट्यूशन से कॉल आता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि युनजिन ने आज क्लास अटेंड ही नहीं करी है। क्यों नहीं करी अभी हम उसी पे आते हैं। हम देखते हैं युनजिन जो है अभी लाइब्रेरी के बाहर खड़ा होता है, वेट कर रहा होता है ट्यूशन खत्म होने का, बिकॉज वो नहीं चाहता कि उसके घर वालों को पता चले कि आज उसने बंक मारा है। और तो उसने बंक इसलिए मारा है बिकॉज वो नहीं चाहता कि उसके भाई और उसकी दादी उसकी ट्यूशन में पैसे बर्बाद करें। बंदा प्रूव करना चाहता है कि वो बिना ट्यूशन जाए भी सिर्फ लाइब्रेरी से काम चला सकता है। तभी उसकी नजर पड़ती है 3 लोंडों पर जो कि आपस में मटर गश्ती कर रहे होते हैं। देखकर युनजिन का भी मन करता है कि वो भी मटर गश्ती करे, बट उसे जो है अपने करियर की ज्यादा टेंशन है, उसे सक्सेस होकर दिखाना है अपने भाई को, इसलिए बस वो उन्हें अवॉइड करके वहाँ से निकल लेता है। तभी वो रास्ते में टकरा जाता है युनसुंग से, जिसके बाद जो युनसुंग उसको पार्क में लेकर जाता है ताकि वो उससे प्राइवेट में बात कर सके कि भाई क्यों नहीं गया आज ट्यूशन। युनजिन वो उसको सब कुछ सच बता देता है कि आखिर वो क्यों नहीं गया ट्यूशन। युनजिन उसे बोलता है कि भाई मुझ में पैसे लगाने से अच्छा वो पैसे तू अपनी ट्यूशन में लगा दे, बिकॉज तू मुझसे ज्यादा अच्छा है ग्रेड्स में, और कैसा रहेगा कि तेरी जगह पर मैं काम पर चला जाऊँ, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। जो सुनते युनसुंग की आंखें पड़े आती है। वेल कोई भी बड़ा भाई होगा अपने छोटे भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसको गुस्सा आएगा, बिकॉज वो कौन सा बड़ा भाई होगा जो ये सोचेगा कि भाई मेरा भाई पढ़ाई छोड़कर कमाई पे ज्यादा ध्यान दे। अभी ये सुनते युनसुंग को वाले मोमेंट याद आने लगते हैं जब वो कोमा में था, उसके 5 साल आगे का सीन, जहाँ पर युनसुंग हमें बताता है कि युनजिन ने डिसाइड किया था कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनेगा ताकि वो उन लोगों से रिवेंज ले सके जिन्होंने उसके भाई की ये हालत करी है। बट क्योंकि युनसुंग हॉस्पिटलाइज था, साथ ही आगे चलकर उसकी दादी भी हॉस्पिटलाइज हो गई थी, जो कि हमने सुना था बहुत पहले, तो इसीलिए उन दोनों की हॉस्पिटल फीस भरने के चक्कर में उस बेचारे ने अपने एग्जाम ही नहीं दिए। आई मीन एग्जाम दिए बट पास नहीं हो पाया, बिकॉज वो बेचारा अकेला फैमिली का इतना बड़ा बोझ लेकर जो चल रहा था, और यही सब युनसुंग अब दोबारा नहीं होने देना चाहता। वो अपना फोन निकालता है, युनजिन को एक मैसेज दिखाता है कि भाई देख हमने नोबलेस अपार्टमेंट का लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जो कि जुंगिंग एरिया में द रिचेस्ट नेबरहुड इन डाइसन। जो देखकर युनजिन को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता कि भाई जरूर कोई मिस्टेक हो गई होगी, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम उसके अंदर रह सके। तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि अपना गोचेंगे। लोंडे को यकीन नहीं हो रहा होता कि भाई वो अपनी जिंदगी में पहली बार लाइब्रेरी आ रहा है। खैर तो अभी वो युनजिन के पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि भाई मैं गोचेंगू, मिशन कंस्ट्रक्शन का बड़ा बेटा, यकीन ना है तो इंटरनेट पे चेक कर सकता है मेरे बारे में। देन वो उन दोनों भाइयों के बीच में बैठ कर बोलता है भाई देख मैं सीधी बात करूंगा, मैं जो है तेरे बड़े भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ स्कॉलरशिप एंड फंड्स के थ्रू, एंड वैसे ही मैं तुझे भी सपोर्ट कर दूंगा और क्या है, इसीलिए मुन्ना चिल मार, पैसों की टेंशन हम पर छोड़ दे। देन इसकी बातें खत्म होने के बाद युनसुंग अपने छोटे भाई को वापस लाइब्रेरी में पहुंचा देता ताकि वो गोचेंग से थोड़ा अकेले में बात कर सके। वो गोचेंग को सबसे पहले तो थैंक्स बोलता है कि उसकी रिक्वेस्ट पे वो इतनी रात में यहाँ पर आ गया। गोचेंग से सब कैसी बात कर रहा है यार, ये तो मेरा काम है यार अपने लोगों का ख्याल रखना, मैं ना वो चेंगसुक मेंगसुक की तरह थोड़ी ना हूँ। वेल हमें पता है तू नहीं है उसकी तरह। खैर तो अभी गोचेंग युनसुंग को एक एम्बलप पकड़ाकर बोलता है कि भाई ये रही वो 3 लोगों की इन्फॉर्मेशन जो कि तूने मुझसे मांगी थी। वेल ये किन की इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हें आगे पता चलेगा। अभी के लिए गोचेंग युनसुंग को बताता है कि जो इंटरनल डायरेक्टर है वो हमारी साइड आ गए, तो बताओ हमें क्या करना है। युनसुंग से बताता है कि जो संगाई एरिया के अंदर जुंगवू रियल एस्टेट है उसका जो एजेंट है उसकी मम्मी को पटा ले, उससे थोड़े रिश्ते अच्छे बना ले और थोड़ा क्लोज आ जाओ उसके, और जैसे ही वहाँ की प्रॉपर्टी बेचने पे आए तो सबसे पहले मुझे कॉल करियो। वेल युनसुंग को वहाँ पर क्या करना उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। अभी के लिए यहीं से सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद पर हम आते हैं स्कूल में, जहाँ पर हमें पता चलता है कि युनसुंग ने फिर से एग्जाम में टॉप कर दिया है, और इस बार तो खबर भाई सीधा मीडिया तक पहुंच गई है, मीडिया सीधा स्कूल में आ जाती है। भाई प्रिंसिपल उसको ये सब देखकर काफी खुशी मिल रही होती है, और वो युनसुंग भी कुछ कम नहीं, वो मीडिया में बोल देता है कि भाई मैंने कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन मिशन नहीं ली है, मैंने ये जो टॉप किया है बस हमारी क्लास में पढ़कर करा है और कुछ नहीं। जो सुनकर वो हराम को टीचर भी कुछ कह रहे भैया मैं उसका टीचर, मैंने पढ़ाया इसको मैंने। और इस टाइम पर ये जो कुछ भी हो रहा है ये देखकर कोई तो है जिसकी जल रही है, एंड ये और कोई नहीं वही क्लाइंट है जिसने युनसुंग के लिए गोल्डन सर्कल को हायर किया था। हमें इसका अभी फेस तो नहीं दिखाया जाता है बट पर्सनैलिटी समझ में आ रहा है कि कोई लड़का है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टाइजुन पर, जो कि युनसुंग के कहने पर दल्ले को फेक रिपोर्ट दे रहा होता है। वो दल्ले को बता रहा होता है कि भाई 1 महीने के अंदर ही उसने युनसुंग को उसकी गैंग से अलग कर दिया है, अगर थोड़ा और टाइम दिया जाए तो बहुत कुछ कर देगा वो। दल्ला उसे बोलता है बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे प्रूफ चाहिए कि काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और इसीलिए मैं तुझे डेली कॉल करूंगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंच सके। और हाँ एक बात मैं बता दूं, ये तेरा आखिरी मौका है, इसीलिए हॉलीडे आने से पहले क्लाइंट को खुश कर। फर्क नहीं पड़ता कि उसके लिए तुझे क्या करना है, उसका हाथ तोड़ना है, कुछ भी करना है कर, बट क्लाइंट हमारा खुश होना चाहिए। तो अभी जो बात हुई उससे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि युनसुंग ने खुद को सियोंगू और उसकी गैंग से अलग होने की अफवाह क्यों फैलवाई थी। खैर तो अभी सीन शिफ्ट होता थोड़ी देर बाद पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि टाइजन चोरी चुपके से युनसुंग से मिलने को आया होता है। टाइजन उसे बताता है कि उसने अपना काम कर दिया है, जिसके बाद युनसुंग सबसे पहले तो जमीन पर गोल्डन सर्कल का लोगो ड्रॉ करता है और उसको बताता है कि जब उसे पता चला कि गोल्डन सर्कल उसे टारगेट कर रही है तो युनसुंग ने काफी सोचा कि भाई क्यों कर रही है, करा क्या है उसने, और सबसे बड़ी बात कि इतना सब कुछ करने के लिए आखिर
आखिर वो कौन हराम खोर था इसने उन्हें हायर किया। बस इसी के बारे में युनसुंग ने काफी बार सोचा। लाइक वो तो बोल रहा है कि 1000 या 10,000 बार से भी ज्यादा बार सोचा है। इन काफी सोचने की वजह से फाइनली 3 सस्पेक्ट मिल गए, जिनमें से पहले आती है यू जिनयोंग, दूसरा है ली जुनयोंग और तीसरी ये चोई सोना। यू जिनयोंग इसलिए बिकॉज उसकी फैमिली काफी अमीर है, साथ ही वो इंट्रोवर्ट भी है और युनसुंग को लगता है कि वो कहीं ना कहीं तो उसके रास्ते में आया है, तो इसलिए उसके पास भी रीजन है गोल्डन सर्कल को हायर करने का। एंड सेकंड पे ली जिनयोंग इसलिए बिकॉज एक टाइम पे उसने युनसुंग से फाइट भी की थी जिसमें युनसुंग ने उसको पीट दिया था, तो हाँ वो भी हो सकता है। एंड जो तीसरी वाली है यम्मी सोना वो इसलिए बिकॉज उसके फादर भी गवर्नमेंट ऑफिसर की हाई रैंकिंग पे। एंड जो चोई सोना है वो पढ़ाई में काफी अच्छी थी, बट जो सेमेस्टर के एग्जाम हुए तो उसमें युनसुंग ने उसको बीट कर दिया, तो बस यही रीजन है कि युनसुंग का इन तीनों पर शक बैठ रहा है। और तो साथ ही युनसुंग बताता है कि उसने जायजिन की हेल्प से उन तीनों के लिए ही कुछ रूमर्स पहुंचा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो देखना है। अभी के लिए वो जायजिन से ये बोलकर वहां से चला जाता है कि बेटा रेडी हो जाए बिकॉज कल से तो गोल्डन सर्कल का पार्ट नहीं रहेगा। वेल इसका क्या मतलब है वो तुम्हें पता चल जाएगा। अभी के लिए हम आते हैं नेक्स्ट डे स्कूल में, जहाँ पर इस टाइम पर गेमिंग पीरियड चल रहा होता है। युनसुंग फुटबॉल में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, लाइक खुद ही गोल करे जा रहा है, किसी को गोल करने का मौका ही नहीं दे रहा है, जो देखकर चोई सोना का दिल भी उस पर आ जाता है। वहीं ये जी वो ये देखने के बाद जेलस फील करने लगती है। वो चोई सोना को समझाती है अरे वो तेरे लिए बिल्कुल ठीक बंदा नहीं है, बट चोई सोना नहीं मानती है। वो सीधा उठकर युनसुंग के पास चले आती है और उसको ड्रिंक ऑफर करती है। जैसे ही लोंडा ये देखता है हो गया काम, लोंडा सीधे बोलता है कोने में चल मुझे लेना है, कहीं पर चले मुझे सबसे कुछ बात करना है। देने के बाद 15 मिनट बीत जाते, दोनों अब भी क्लास में नहीं आए होते, जिस चक्कर में ये जी के दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आने लगते हैं। भैया आखिर क्या कर रहे होंगे दोनों, क्या कर रहे होंगे सोचो सोचो। वेल वो दोनों क्या कर रहे हैं वो तो तुम्हें पता चल जाएगा। अभी के लिए चोई सोना ये जी को मैसेज कर हेल्प मांगती है, उसको स्टोर रूम में आने को बोलती है। वही हम युनसुंग और चोई सोना पर ही आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 15 मिनट पहले का सीन होगा, और तो ये जी को थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है बिकॉज युनसुंग ने उसको अकेले मिलने को बुलाया है, वो भी ऐसी जगह पर। बट फिर जो है उसके दिमाग में आता है कि नहीं युनसुंग अच्छा लड़का है तो वो कुछ गलत नहीं करने वाला। तभी युनसुंग से अंदर आ और दरवाजा बंद कर, जो सुनते ही वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, बट वो वही करती है जो युनसुंग ने बोला। इसके बाद युनसुंग उसे बताता है कि इन दिनों में काफी ज्यादा ट्रबल में था, तुझे पता है क्यों? शी सेज बिकॉज वो बच्चे आजकल तुझसे फाइट कर रहे हैं इसीलिए। युनसुंग सेज हाँ बट इससे बड़ी बात ये कि कोई है जिसने उन्हें ये करने को बोला है, और बस उसी मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए मैंने एक ट्रैप बिछाया। आगे युनसुंग उसे बताता है कि उसने 3 सस्पेक्ट्स को सिलेक्ट करा एंड जायजिन के थ्रू उन तीनों तक कुछ रूमर्स पहुंचाए कि युनसुंग इस टाइम पर कुछ ज्यादा ही मुश्किलों में, वो स्कूल ट्रांसफर करने का भी सोच रहा है, इससे ही कुछ रूमर्स। बट ये सब सुनने के बाद भी किसी का कुछ खास रिएक्शन नहीं था। चौथा ने डरते हुए सब बोल रही होती भाई आखिर तू कहना क्या चाह रहा है? युनसुंग से कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो रूमर्स तुझ तक पहुंचे बस उसके बाद ही वो जो मास्टरमाइंड था उसने उन दोनों को भड़काना शुरू कर दिया। बट जो सबसे ज्यादा मजेदार बात थी वो ये है कि मैंने जो स्पाई उन तीनों के पीछे लगाया था उसने एक का रिएक्शन पकड़ लिया, एंड वो और कोई नहीं बल्कि तुम थी चोई सोना। तो बताओ तुम्हें क्या कहना इस बारे में? और बस ये सुनते ही चोई सोना की फटना शुरू हो जाती है। देन शिफ्ट होता थोड़ी देर बाद पर, जहाँ पर ये जी भी स्टोर रूम में आ गई होती है। वो उससे पूछती है भाई आखिर क्या होगा, युनसुंग कहाँ है? वेल युनसुंग कहाँ है इसके पीछे। वो चोई सोना को वहाँ से भगा देता है और दरवाजा बंद कर देता है बिकॉज अब तुम्हारी बारी है मुन्ना, सो प्लीज लेट मी ईट यू। जो देखकर ये जी के पति ने छूटने लगता है कि भाई तू मुझे डरा रहा है। वही युनसुंग वो हमें बता रहा होता है कि उसने कोचिंग से कहकर जो तीनों सस्पेक्ट की इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी उसके थ्रू उसे चोई सोना के बारे में एक यूनिक डिटेल पता चली जो कि किसी को भी नहीं मालूम, और वो ये थी कि वो जो सियोल से डायसन में ट्रांसफर हुई थी वो इसलिए बिकॉज सियोल में उसके भाई ने काफी बुली होने की वजह से एक बहुत ही डरावना कदम उठा लिया था, और तुम्हें पैनल देखकर समझ में आ रहा होगा कि उसने क्या किया होगा। और बस यही रीजन था कि जो चोई सोना की फैमिली है वो उसे वहां से लेकर यहाँ आ गई ताकि जो कुछ भी हुआ वो उससे आगे निकल पाए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। एंड जब चोई सोना को पता चला कि युनसुंग के साथ भी वही सब हो रहा है, बट युनसुंग ने जो उसके भाई की तरह हरकत नहीं करी बल्कि वो डटकर सामना कर रहा है, तो उसने डिसाइड किया कि वो युनसुंग को सपोर्ट करेगी। और बस यही रीजन है कि वो सस्पेक्ट नहीं हो सकती। बट चोई सोना से पूछने के बाद उसे एक बात पता चली, जो रूमर्स जायजिन ने उसको बताए थे युनसुंग के बारे में वो रूमर्स चोई सोना ने किसी और को भी बताए थे। एंड वो कौन है? वो बोलते हुए वो सबसे पहले तो ये जी को लपेट लेता, आई मीन उसको गले से लगा लेता है, और एक डेविल से स्माइल करते हुए बोलता है कि वो कुतिया तू थी। जो सुनते ये जी पड़े आती है वो युनसुंग को धक्का मार के वहां से निकलने का ट्राई करती है, बट युनसुंग ने जो गेट को ऑलरेडी लॉक कर दिया होता है, जिसके बाद ये जी खुद को एक्सप्लेन करने लगती है कि भाई हम तो फ्रेंड थे तो भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। और तो आगे वो चोई सोना पे ब्लेम डालने लगती है, जरूर उसने उन्हें हायर करा होगा बिकॉज वो हर बार युनसुंग के ग्रेड्स को लेकर इससे कंप्लेंट करती रहती थी। तभी युनसुंग से इसकी चोई सोना ऐसा कर ही नहीं सकती बिकॉज उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने काफी वक्त रिजाइन कर दिया था अपनी जॉब से और मेंबर बन गए थे स्कूल की एंटी वायलेंस कमेटी का। तो मुझे बता आखिर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? ये जी डरते हुए उससे बोलती है भाई तुझे पता है ना कि उसके जो फादर है वो एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर है, और तो तुझे पता ही होगा कि जो गोल्डन सर्कल है वो ऐसे ही लोगों को ढूंढती है ताकि वो उनसे हाथ मिला सके। और बस ये जी मैंने तो गोल्डन सर्कल का तुझसे जिक्र तक नहीं किया और बस पकड़ी गई। अभी जो लड़की इतनी देर से रो रही थी डर रही थी, ये सुनने के बाद ही अगले पैनल में उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है। माँ
माँ की आँख, ये सब तेरे वजह से हुआ है। अगर तू इतना पत्थर दिल ना होता तो ये सब कभी होता ही नहीं। वेल इसका क्या मतलब है, हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जब युनसुंग स्कूल में आया था तब उसको देखते ही येजी को उससे वन साइडेड लव हो गया था। बट प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ उसी का क्रश युनसुंग पर नहीं था बल्कि और भी लड़कियों का था, जिस वजह से उसको डर लगा रहता था कि कहीं युनसुंग उसको रिजेक्ट न कर दे। बिकॉज वो स्कूल में काफी पॉपुलर भी थी और तो आज तक उसके पेरेंट्स ने उसे किसी भी चीज को मना नहीं करा, इवन किसी ने भी उसको मना नहीं करा। इसीलिए बस येजी को डर था कि कहीं वो उसे रिजेक्ट न कर दे, इसलिए जो उसने युनसुंग के क्लोज जाने का काफी ट्राई किया। बट युनसुंग ने जो उसे कभी घास ही नहीं डाली, बिकॉज तुम्हें पता है कि उसको पढ़ लिख कर अपनी दादी के लिए कुछ करना था। और तो इसके बाद भी येजी ने काफी ट्राई मारा, उसने कई लोगों की हेल्प भी ली इसके लिए, बट कोई भी खास रिजल्ट निकल कर नहीं आया। जिसके बाद उसने खुद ही से डिसाइड किया कि वो खुद ही से कुछ करेगी। उसने युनसुंग के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदा, एक लेटर लिखा और युनसुंग से जाकर डेट के लिए बोल दिया। एंड व्हाट युनसुंग डज, उसने वो किया जिसका येजी को डर था, उसने येजी को रिजेक्ट कर दिया। एंड अपनी लाइफ में पहली बार किसी से रिजेक्ट होने की वजह से येजी पूरी तरीके से टूट गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आज तक उसकी बात किसी ने भी नहीं डाली है, बट युनसुंग ने तो सीधा उसे रिजेक्ट कर दिया। जो सुनने के बाद युनसुंग उससे हंसते हुए बोलता, अच्छा तो तूने ये रिवेंज के लिए किया था। येजी उसे चिल्लाते हुए बोलती, तूने कहा था कि मैं तेरी आइडल टाइप हूँ, इवन तूने वो सारे हिंट्स दिए जो भी मुझे चाहिए थे, बट तूने क्या किया, मुझे रिजेक्ट कर दिया। देन येजी उसको और सुनाती है, भाई ये सब मेरे लिए बिल्कुल हेल जैसा था, वहीं तू अपनी लाइफ मजे में जी रहा था, तेरे ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे थे, इवन तू और पॉपुलर हो गया। आगे येजी उससे बोलती कि वो ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी, बस ये चाहती थी कि युनसुंग भी वो फील करे जो उसने फील किया था। अच्छा बहन की लोडी, मतलब वो फील करवाने के लिए तुम लोडे को कोमा में पहुंचा दोगे। अभी ये बीच रोते हुए उससे सॉरी बोल रही होती कि भाई आई प्रॉमिस मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, बस मुझे इस बार माफ कर दे। वही युनसुंग वो जैसे ये सुनता उसके एक्सप्रेशन हंसते हंसते एकदम से गायब हो जाते हैं। वो येजी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि मैंने तो ये इसलिए रिजेक्ट नहीं किया था कि मैं तुझे पसंद नहीं करता था, बल्कि इसलिए किया था बिकॉज मेरे पास इतना पैसा ही नहीं था कि मैं तेरे साथ डेट अफोर्ड कर सकूं। जब मैंने देखा कि तू स्नैक्स और गैजेट्स ऐसे खरीद लेती है जैसे वो कुछ है ही नहीं, तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ये सब हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए रिजेक्ट करने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। तभी ये कुतिया उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती कि चलो सब कुछ भूल जाओ, अब फिर से शुरू करते हैं। नहीं मतलब तूने उसकी इतनी बुरी हालत करवा दी थी, इवन उसको कोमा में पहुंचा दिया पूरे 10 सालों के लिए, और अब ये कुतिया बोल रही है सब कुछ भूल कर शुरू करते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है युनसुंग कर देगा? बिल्कुल नहीं। युनसुंग उसके बाल पकड़ते हुए बोलता है कि मैं तुझे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा, इवन तेरी फैमिली, तेरे जो सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। ये बोलते ही वो येजी में एक गंदा वाला थप्पड़ मारता है। और तुम्हें क्या लग रहा है बस इतना काफी होगा? बिल्कुल नहीं। इसके बाद तो युनसुंग उसके मुंह पे सीधा थप्पड़ों की बारिश कर देता है। वो याद करता है कि यही कुतिया थी जिसके वजह से उसको इतना सब कुछ सफर करना पड़ा, ये इंसान कहलाने के लायक है ही नहीं। इसलिए युनसुंग उसको इतना मारता है कि उसका खून इसके मुंह पर तक आ जाता है और उससे बोलता है कि बेटा प्लास्टिक सर्जरी की तैयारी कर लो। वेल ये ऐसा क्यों बोल रहा है तो मैं थोड़ी देर में पता चलेगा कि युनसुंग ने इसके फेस के साथ क्या करा है। अभी के लिए हम देखते हैं कि येजी की अच्छी खासी मरम्मत होने का टीचर भी वहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि युनसुंग ने तो कुछ ज्यादा ही ओवर कर दिया है। बट जैसे युनसुंग उसे बताता है कि गोल्डन सर्कल की जो क्लाइंट थी वो असल में येजी ही थी, तब जाकर टीचर थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि भाई इसके साथ जो हुआ है वो ये डिजर्व करती थी। देन आगे वो युनसुंग को एक्सप्लेन करने लगता है कि इसके पेरेंट्स जो इस बात को ऐसे नहीं जाने देंगे कि वो कोई छोटी मोटी तोप नहीं है, बहुत बड़ी तोप है। युनसुंग से सर आप टेंशन मत लीजिए, इसे हैंडल करने के लिए मैं हूँ ना, बस आपको जो अभी करना है वो ये है कि इसको जैसे तैसे करके घर पहुंचा दो। टीचर वही करता है जो युनसुंग ने बोला, वो इसको घर पहुंचा देता है। देख लो इसका फेस, क्यों बोला था युनसुंग ने कि प्लास्टिक सर्जरी करवा लेना, भाई प्योर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मुझे इस टाइम पर। अभी हम देखते हैं कि ये सब देखकर इसका बाप भड़क रहा होता है कि भाई किसकी हिम्मत हो गई मेरी बेटी के साथ ये सब हरकत करने की, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। भाई हमें इसके बाप का नाम बताया जाता है ओ चिंग सम, और इसे पता है कि इस सब के पीछे युनसुंग, टीचर और गो चिंग का हाथ है, इसलिए ये बोल रहा होता है कि भाई मैं उन तीनों को लॉकअप में डलवा दूंगा। एंड कॉल करने लगता है उस दल्ले को, बट दल्ले का कॉल जो इस टाइम पर बिजी आ रहा होता है। वेल क्यों बिजी आ रहा है? बिकॉज इस टाइम पर वो किसी से बात कर रहा है, एंड वो जिससे बात कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि अपना युनसुंग है। एंड अब वो क्या करने वाला है तो मैं अच्छे से पता है। अभी हम आते थोड़ी देर बाद के दिन पर, जहाँ पर ये युनसुंग से बात करने के बाद फाइनली येजी के बाप का कॉल भी उठा लेता है। और तो युनसुंग और इसके बीच में क्या बात हुई वो भी अभी हमें बताई जाएगी, बट उससे पहले अभी येजी के बाप इसको सुनाने लगता है, साले हरामखोर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? और साले मुझे ये बता, तेरे रहते हुए मेरी बेटी की हालत हो कैसे गई? साले तूने तो बोला था कि गोल्डन सर्कल कभी फेल नहीं होती, तो अब कैसे हो गई? येजी का बाप आगे भी इसको बहुत सुनाता है कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, दल्ला से जो उखाड़ना है उखाड़ ले। जो सुनते येजी का बाप एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये क्या बोल रहा है। तभी दल्ला इससे बोलता है भाई मुझे माफ करना, मेरा काम यहीं तक था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और जैसा तूने कहा कि गोल्डन सर्कल कभी फेल नहीं हो गई, बट अब हो गई, वो भी मेरे वजह से, तो अब मेरी तो मरना पक्का है, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। बट मुझे ना मरने का शौक नहीं है, मैं जीना चाहता हूँ, इसीलिए ना हमारी डीलिंग के जितने ही प्रूफ थे वो सब की सब मैंने युनसुंग के हैंड ओवर कर दिए। मुझे पता है तू यही सोच रहा होगा कि भाई ऐसा कोई प्रूफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए मैंने पहले से एक बैकअप प्लान तैयार करके रखा था, और बस वही मैंने युनसुंग को दे दिया। जो सुनते ये जवाब दल्ले के ऊपर पट पड़ता है, साले हराम को अगर मैं मरा तो मैं तुझे भी लेकर मरूंगा और साथ ही पूरे गोल्डन सर्कल को भी। तभी दल्ले से बोलता मुन्ना लगता
लगता है अब भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है। देख मुन्ना मेरी बात ध्यान से सुन, तू जो कुछ भी करना चाहता है, जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी होगा, उस सब का आउटकम तेरे ऊपर ही निकलने वाला है और तू मेरा कुछ ना उखाड़ पाने वाला, सीधी बात। ये बोलते ही दल्ला इसका कॉल काट देता और ये और ज्यादा भड़क जाता है। तभी हम देखते हैं कि इसके गेट पर किसी ने बेल बजाई होती है एंड बाहर कौन है वो तुम्हें अभी पता चलेगा। बट उससे पहले हम आते हैं जरा दल्ले पर कि आखिर युनसुंग ने ऐसा क्या बोलते हैं कि ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अभी हमें दल्ले और युनसुंग का वही कॉल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि इन दोनों के कॉल पर क्या बात हुई थी, जहाँ पर युनसुंग उसको बता रहा होता है, देख भाई ये जी तेरी क्लाइंट थी, मैंने उसको ढूंढ लिया, पीट पाट कर उसको घर भी भेज दिया है। देख भाई तू तो फेल हो गया है, तो ये तो जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया जाएगा, बट अगर क्लाइंट की आइडेंटिटी बाहर आ गई ना तो फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं दल्ला उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई इसको कैसे पता चला क्लाइंट को, और साले वो नंबर किसने दिया मेरा। दल्ले को कहीं ना कहीं टाइजन पे शक होने लगता है, भाई जरूर इसने मुझे बिट्रे किया होगा। बट युनसुंग जो है सोचने का मौका नहीं देता, वो इससे बोलता बेटा जरा जल्दी सोच ले। युनसुंग उसे समझाता है, देख भाई अगर क्लाइंट की आइडेंटिटी रिवील हो गई तो फिर गोल्डन सर्कल भी पकड़ी जा सकती है, और ऐसा ना हो तो बस उनके पास बस एक ही ऑप्शन है कि वो तुझे भी निपटा दे और ये जी के बाप को भी, फिर कुछ नहीं होने वाला। जो सुनकर दल्ला उससे बोलता है, भाई क्या बकवास कर रहा है, जरा ठीक से बोल। और ये बोलते हुए हमें दल्ले के पीछे कुछ लोग नाइफ लेकर नजर आ रहे होते हैं, बट असल में ये लोग रियल नहीं है, ये बस दल्ला इमेजिन कर रहा है जैसे ऐसा युनसुंग उससे बोलता जा रहा है। आगे युनसुंग उससे बोलता है, देख भाई अगर तुझे जीना है तो बस अपने बॉस को फेक रिपोर्ट दे दे कि तेरा मिशन कंप्लीट हो गया है, तूने मेरे साथ काफी अच्छे तरीके से डील कर ली है, जो देखकर क्लाइंट भी काफी खुश है, एंड ये सब करने के टाइजन को भी वापस सियोल भेज देना। दल्ला उसे बोलता है कि भाई अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्लाइंट नाराज हो जाएगा। युनसुंग से अरे माँ खुद आन दे क्लाइंट को यार, तू अपने बारे में सोच और तू टेंशन न ले, क्लाइंट को मैं हैंडल कर लूंगा। तो ये रीजन था कि दल्ला इतना ओवर कॉन्फिडेंस में बात कर रहा था इससे। मेरे को तो सब पता है कि जो बंदा इतना सब कुछ कर सकता है वो बहुत कुछ कर सकता है। खैर तो अभी हम वापस आते हैं वही ये जी के घर पर, जहाँ पर गेट खोलते ही जो बंदा एंटर करता है वो असल में और कोई नहीं बल्कि अपना युनसुंग होता है, एंड उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर आया, जाकर सीधा सोफे पे बैठ जाता है। और तो अभी युनसुंग को देखकर ये जी का बाप जो है बड़ा करा होता है, युनसुंग उससे बोलता है बेटा जरा आराम से बैठ जा, जो सुनकर वो और ज्यादा भड़क जाता है। बट तभी युनसुंग उससे बोलता है, बहन के डने अपना मुंह बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे पास इस टाइम पर बस दो चॉइसेस हैं, पहली ये या तो तू मुझसे रिवेंज ले ले और जा मेरे पीछे कर दे पुलिस को कॉल एंड लगा दे गोल्डन सर्कल को फिर से मेरे पीछे। अगर तू ऐसा करता है ना तो मेरे पास भी प्रूफ है तेरे अगेंस्ट, एंड अगर वो मैंने दुनिया को दिखा दिए तो इससे गोल्डन सर्कल का तो कुछ खास नुकसान नहीं होगा, बट इससे तू और तेरी बेटी जेल में जरूर सड़ जाएंगे। हाँ वो तो है कि तो ये 2-3 साल की जेल होगी, भाई ये जी को वो 3-4 महीने में छूट कर बाहर आ जाएगी। बट मैं तुझे एक बात बता दूं, बिना तेरी बेटी का मैं उस जेल में क्या हाल करूंगा तू सोच भी नहीं सकता, वो मुझसे ना बच पाने वाली। जो सुनते ये बुड्ढा गला फाड़ फाड़ के युनसुंग पे चिल्लाना शुरू कर देता है, युनसुंग उससे बोलता है कि बेटा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मेरे पीछे गोचेंगे। और अगर मैं उससे बोलता हूँ ना तो वो तेरी बेटी के हाथ पैर सब तोड़वा कर फेंक देगा, और यकीन ना है तो तेरी बेटी से पूछ ले, उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो सुनते ये जी डर के मारे एक चीख मारती है और बेहोश हो जाती है। बट मैं तुम्हें बता दूं अपना लोंडा ना बहुत दयालु है यार, वो हमेशा सामने वाले को सेकंड ऑप्शन भी देता है, एंड वैसा ही वो ये जी के बाप के साथ भी करता है। वो उसके पैरों के सामने एक नाइफ फेंकता है और उसे बोलता है कि अपने हाथों से अपनी हेजी की अच्छी लिची हिल काट दे ताकि ये मॉन्स्टर इस दुनिया के बाहर दोबारा ना आ सके। ये बोलते ही युनसुंग वहां से चला जाता है। एंड मैं तुम्हें बता दूं अच्छी लिची हिल का मतलब होता है कमजोरी काटना, एंड सम केसेस में हाथ की नस काटना भी कहते हैं उसे, बट यहाँ पर जो सेंटेंस मिल रहे हैं वो कमजोरी काटने से ज्यादा मैच हो रहे हैं। खैर तो इसके बाद ये जी का बाप घुटनों पर आया था, उसकी बीवी बोल रही होती भाई क्या कर रहे हो, पुलिस को कॉल करो। बट युनसुंग ने जो उसको पूरी तरीके से मजबूर कर दिया है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है सिवाय एक काम के जो कि उसकी आंखों के सामने पड़ा हुआ है। अभी वो नाइफ उठाते हुए हेजी के बाप के हाथ कांप रहे होते हैं। वो यही सोच रहा होता है कि भाई अगर मैं जेल चला गया तो मेरी कंपनी, मेरी बेटी, मेरी फैमिली को कौन देखेगा, और म्यूजियम कंस्ट्रक्शन उसे मैं कैसे हैंडल करूंगा। जो सुनते ही हेजी की आंखें पड़ी आती हैं, वो समझ जाती है कि उसका बाप क्या करने वाला है, इसलिए येजी अपनी माँ को धक्का देकर भागने का ट्राई करती है, एंड उसका बाप भी उसको पकड़ने के लिए भागता है। और तो वो अपनी बीवी से यही बोल रहा होता है कि मैंने तुझसे कहा था बच्चों को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, एंड अब इसका बाप इसके साथ क्या करता है मुझे नहीं पता, बिकॉज यहीं से सीन शिफ्ट होता है युनसुंग और दल्ले पे, जो कि किसी रेस्टोरेंट में एक दूसरे से डील कर रहे होते हैं। युनसुंग दल्ले को समझा रहा होता है कि येजी का बाप बीच में नहीं आने वाला, और अगर आता है तो फिर तेरे दिए गए प्रूफ से मैं पब्लिक में रिवील कर दूंगा कि उसने बिजनेस में कितने इलीगल काम करे, सिंपल। बट अगर वो येजी की नस काट देता है तब भी मैं उसकी पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब उसकी हर जगह से मरना, और जो येजी वो अपने बाप के बिना कुछ नहीं कर पाएगी और इस दुनिया में अकेली रह जाएगी। तभी दल्ला उससे बोलता है देख भाई तू जो भी कर रहा है बट एक ना एक दिन तो गोल्डन सर्कल को ये पता लग ही जाएगा। युनसुंग से बोलता है भाई यही तो रीजन है कि मैं तुझसे डील करना चाहता हूँ। दल्ला भी लाइक डील करना चाहता है, कैसी डील? युनसुंग से ट्रोजान हॉर्स, जो सुनते ही दल्ले की आंखें पड़ जाती हैं। देखो ट्रोजान हॉर्स क्या है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, बट तुम्हारा भाई है ना तुम्हें समझाने के लिए। देखो ट्रोजान असल में एक ऐसा गिफ्ट है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में असल में ट्रोय शहर को दिया गया था, उसकी अपोजिशन पार्टी में, यानी जिससे उसकी वॉर हो रही थी उसने। देखो इसकी काफी लंबी कहानी है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करने वाला, पर मैं बस इतना बता देता हूँ कि इसका सिंपल मतलब होता है धोखा। एक ऐसा गिफ्ट जो कि बाहर से देखने में तो गिफ्ट लग रहा है बट अंदर से उसमें धोखा हो, यानी कि युनसुंग
युनसुंग चाहता है कि दल्ला गोल्डन सर्कल के अंदर रेक कर ही उन्हें बिट्रे करे और उनकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इसको ला कर दे। आगे युनसुंग इससे बोलता है, देख भाई मुझे पता है कि तू गोल्डन सर्कल के साथ बस इसलिए लॉयल है बिकॉज तुझे पैसा चाहिए, बट क्या हो अगर वही पैसा मैं तुझे दूं तो? जो सुनते ही दल्ला उससे हंसते हुए बोलता है, भाई तू इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है बिकॉज म्यूजियम कंस्ट्रक्शन तेरे पीछे। और साथ ही वो उसे ये भी बोलता है कि अगर वो युनसुंग के लिए ये काम करता है तो उसकी लाइफ रिस्क में भी आ सकती है। आगे वो उसे बताता है कि उसने गोल्डन सर्कल बस एक ही रीजन से ज्वाइन किया था, बिकॉज उसे कंट्री के टॉप में आना था। वेल क्या टॉप में आना था मुझे नहीं पता, शायद से टॉप अमीरों की बात कर रहा होगा। ये युनसुंग से बोलता है कि भाई मैंने बस तेरा साथ इसलिए दिया बिकॉज मुझे गोल्डन सर्कल से डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे मार ना डाले, बट अब तू मुझे बोल रहा है ट्रोजान हो मेन बिट्रे करना, और वो भी सिर्फ तेरे और म्यूजियम कंस्ट्रक्शन के भरोसे पे। क्या बकवास है। तभी युनसुंग उससे बोलता है, सेलेस्टियल्स मतलब अब ये क्या चीज है भाई, मुझे नहीं मालूम, मैंने आई से पूछ लिया है। देखो सेलेस्टियल्स का बस एक ही मतलब होता है और वो है गॉड या एंजल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। बट अभी बस ये सेलेस्टियल वर्ड सुनकर इसके पसीने छूट जाते कि भाई इसे कैसे पता। आगे युनसुंग इससे बोलता है कि भाई 2 साल के अंदर अंदर तू गोल्डन सर्कल के टॉप टियर मेंबर्स का इंचार्ज बन जाएगा। देखो ये टॉप टियर मेंबर्स क्या है वो हमें नरेटर समझाते हैं। हमें पता चलता है कि गोल्डन सर्कल के अंदर असल में कुछ क्लासेस हैं जिसमें आते द टॉप टियर ऑफ पॉलिटिशियंस, द टॉप टियर्स ऑफ चाय बोल्स एंड द टॉप टियर ऑफ बिजनेसमैन। भाई ये चाय बोल्स क्या है, किसी को पता हो तो बता देना, मेरे पास सर्च करने का टाइम नहीं है अभी बिकॉज ये वीडियो मुझे 3 बजे से पहले अपलोड करना है। खैर तो इन सबको मिलाकर ये कहलाते हैं द टॉप टियर। एंड हर टॉप टियर मेंबर्स के पास टॉप लेवल के ब्रोकर्स भी होते हैं एंड जितनी हाई उन ब्रोकर्स की रैंक होगी उतना ही अच्छा उनको रिवार्ड भी मिलता है। और तो इससे भी बढ़कर जो बात है वो ये है कि जो भी ब्रोकर सबसे हाईएस्ट रैंक पर पहुंच जाता है तो उस ब्रोकर को भी टॉप टियर का मेंबर बना दिया जाता है, मतलब प्रमोशन हो जाता है उसका। जो सुनकर दल्ला काफी खुश हो जाता है और तो पहले वो ये सोच रहा होता है भाई इसने काफी ज्यादा स्टडी कर ली है यार इस मामले में, वैसे तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, बट क्या हो अगर ये पॉसिबल हो। दल्ला स्माइल करते हुए सोच रहा होता है कि भाई एक ना एक दिन तो गोल्डन सर्कल को मेरे बिट्रेयल के बारे में पता लगना ही है, बट क्या हो अगर ये 1-2 साल बाद हो, फिर तो मैं कोरिया को बिना किसी रिग्रेट्स के छोड़ पाऊंगा। एंड इस बीच शायद से युनसुंग भी गोल्डन सर्कल को टेक डाउन कर ही ले, और अगर ऐसा हो गया फिर तो बिना कुछ किए एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। इसीलिए फिर वो युनसुंग से बोलता है, भाई मुझे एक बात बता, तू मुझे टॉप टियर का मेंबर आखिर बनाने कैसे वाला है। युनसुंग से बोलता है, देख भाई बस 1 महीने के लिए चुपचाप बैठ, एंड जैसे ही 1 महीना खत्म होता है तुझे वो मिल जाएगा जो तुझे चाहिए। और बस इन दोनों की मीटिंग पर खत्म हो जाती है। युनसुंग बस पकड़कर अपने कहीं को जाने लगता है। और अब मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि युनसुंग को इतना सब कुछ मालूम है तो सिर्फ उसके पास्ट की वजह से। हमें बताया जाता है कि जब युनसुंग कोमा में था तब गोल्डन सर्कल के कुछ टॉप टियर से लीडर पकड़े गए थे, बट जो केस है वो जैसा कि हमें बताया गया था दबा दिया गया था, जिस वजह से ज्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ था। बट युनसुंग को कुछ तो पता लग गया था और इसीलिए अब गोल्डन सर्कल को खत्म करने के लिए वो इस जगह पर आया है। देखो इस जगह पर क्या है क्या नहीं है ये तो मैं नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। हाँ मुझे पता है मैंने 40 मिनट प्लस का वादा करा था, बट मैंने जो बस यहाँ तक कवर करी इसीलिए बिकॉज ये जी पकड़ी गई, यानी जो क्लाइंट थी इसने ये सब कुछ करवाया था जिसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ वो पकड़ी गई। इसलिए जो इम्पोर्टेंट स्टोरी थी, जो इम्पोर्टेंट काम था वो खत्म हो चुका है। एंड अब हम जाने वाले फाइनल फेज की तरफ। देखो जिनको समझ में नहीं आया मैं उनको बता दूं, फाइनल फेज का मतलब मैं अब 1 से 2 वीडियो के अंदर ये पूरी मानवा को खत्म करने वाला हूँ। ट्राई करूंगा कि एक ही वीडियो के अंदर पूरी मानवा खत्म कर दूं, बट ये उतना इजी नहीं होने वाला जितना मुझे लग रहा है। लेकिन 2 वीडियो के अंदर मैं इस मानवा को कम्प्लीटली खत्म कर दूंगा, यानी कि जो आने वाली 2 वीडियोस हैं उनके अंदर मैं पूरे 51 या 52 चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ। सो या बड़ा मजा आने वाला है बिकॉज ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खैर तो अब मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो होगी द रेड शर्ट मानवा का पार्ट 11। एंड अब मैं तुमसे सीधा उसी में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ हाइप का ऑप्शन दबाए बिना मत जाना।